हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स में। फ्रेंड्स, यदि आप भी बिहार बोर्ड के 10वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आप भी 20 फरवरी 2023 को हिंदी का एग्ज़ाम पेपर देने जा रहे हैं तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के हिंदी का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन जो कि आपके 20 फरवरी 2023 को होने वाले हिंदी के एग्जाम पेपर में 100% पूछे जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। है दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल कहता है कि लेखक ने नया सिकंदर किसे और क्यों कहा है। याद रखिएगा, लेखक ने सर जॉन विलियम जोन्स की तुलना करते हुए लेखक क्या किया कि सर जॉन विलियम्स की तुलना सिकंदर से करते हुए उसे नया सिकंदर का नाम दे दिया। अब नया सिकंदर का नाम क्यों दिया, तो भाव एवं काज की दृष्टि से ऐसा कहना कोई अनुचित भी नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि लेखक की दृष्टि में जोन्स का कार्य भी साहसपूर्ण था। उन पर प्रिय जन्मभूमि और प्रिय जन्मों से अलग रहकर भी नए देश के दर्शन के लिए यात्रा पर निकले थे। अनेक सागरों को पार करके वे भारत दर्शन करने के लिए यात्रा कर रहे थे। सागर की लहरें, सूर्य का सागर में डूबना इत्यादि का दृश्य उन्हें काफ़ी ही ज़्यादा उत्साहित कर रही थी। वह अपने सपने को साकार करने के लिए काफ़ी ही ज़्यादा लालायित थे, यानी बेचैन थे। अब देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि नाखून बढ़ने का प्रश्न लेखक के सामने कैसे उपस्थित हुआ था। मैट्रिक एग्जाम पेपर के लिए नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये चैप्टर आपके एग्जाम पेपर में ज़रूर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह जो प्रश्न है लेखक के आगे उनके लड़की के माध्यम से उपस्थित हुआ था। आखिर नाखून वो सोचने पर मजबूर हो गए थे कि लेखक सोचने पर मजबूर कर दिया ये क्वेश्चन कि सचमुच नाखून को बार बार काटने के बावजूद भी इस प्रकार से क्यों बढ़ा करते हैं। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव सवाल ही पूछे जाते हैं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। इस पाठ के लेखक कौन है, तो क्या नलिन बिलोचन शर्मा जी है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला सवाल कहता है कि बहादुर ने लेखक का घर क्यों छोड़ दिया था। बहादुर चैप्टर से मैट्रिक एग्जाम पेपर में क्वेश्चन नहीं आए, ये हो ही नहीं सकता है। तो आसान शब्दों में इसका ऐसा लिखिएगा कि दिन रात लेखक के पुत्र के द्वारा पिटाई, मालकिन का झिड़कना एवं थप्पड़ लगा देना, अंततः चोरी के झूठे आरोप के कारण बहादुर ने लेखक का घर एक दिन छोड़ देता है। देखिए, बात है ये नेपाल की। नेपाल में बहादुर नामक एक लड़का हुआ करता था। ये बहुत ही ज़्यादा ईमानदार लड़का था और अपने सौतेली माँ के दुष्व्यवहार का ये शिकार हो रहा था। एक दिन की बात है जब बहादुर की मम्मी बहादुर को भैंस चराने के लिए जंगल में भेज देती है। दरअसल उसके साथ ये होता है कि बहादुर को भैंस बहुत परेशान करता है। तो ऐसे में बहादुर गुस्सा में आकर भैंस को ताबड़तोड़ पिटाई कर देता है और भैंस वैसे स्थिति में दौड़े दौड़े बहादुर के माँ के पास चली आती है। बहादुर के माँ को ऐसा लगता है कि भैंस को शायद बहादुर बहुत पिटाई किया है, इसलिए भैंस दौड़े दौड़े मेरे पास आ गया है। तो ऐसे स्थिति में क्या करती है कि बहादुर की माँ एक डंडा उठाती है और बहादुर को खूब मारती है। इतना मारती है कि वो रोते रोते बहादुर का बुरा हाल हो जाता है। लेकिन फिर भी अपने आप को संभालते हुए फिर से बहादुर अपने माँ के प्रति फिर से वही स्नेह अपनाने लगता है जैसा कि पहले करता था। लेकिन बाद में ऐसा होता है कि एक दिन की बात है कि जब बहादुर पर चोरी का इल्ज़ाम लगता है 11 रुपये का, जबकि दरअसल सच्चाई ये होती है कि बहादुर चोरी करने वाला लड़का नहीं रहता है। लेकिन बहादुर को लगा कि जब हमारे साथ हमेशा कोई थप्पड़ लगा देता है, लेखक का पुत्र हमें बार बार मारते रहता है, मालकिन हमेशा झिड़कती रहती है, हमेशा थप्पड़ लगाती रहती है और हम चोरी नहीं भी किए हैं फिर भी यार हम पर चोरी का इल्ज़ाम लग रहा है। इससे वो पीड़ित होकर क्या किया कि बहादुर ने लेखक का घर एक दिन छोड़ दिया। हम जितना बात बताए हैं इतना यदि याद कर लिए होंगे तो विश्वास कीजिए 5 नंबर के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो यहीं से पूछे जाएंगे। अगला सवाल कहता है कि कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहता है। याद रखिएगा, कवि अपने आंसुओं को उस सज्जन के आंगन में पहुँचाना चाहता है जहाँ प्रेम की वर्षा होती है। प्रेम की वर्षा अपने लिए नहीं बल्कि औरों के लिए होती है।
उसके बाद में कहता है निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। आप सभी को मालूम होगा कि हिंदी के एग्जाम पेपर में जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से एक रहते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखने के लिए जो कहानी से रहती हैं, और दूसरा जो क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों वो रहते हैं आपकी कविता का लाइन, जिसका आपको भावार्थ लिखकर बताना होता है। तो यहाँ पे कहता है कि भारत माता ग्राम वासनी खेतों में फैला है श्यामल धूल बड़ा मरा सांचल, फिर भी गंगा यमुना की आंसू जल प्रतिमा उदासनी भारत माता ग्राम वासनी। इस प्रकार से आपके पाठ्य पुस्तक कविता का एक लाइन है, और यह कविता किस पाठ से ली गई है तो आप सभी को मालूम होगा भारत माता पाठ से ली गई है। और इस कविता के लेखक कौन है तो याद रखिएगा, इस कविता के जो कवि हैं दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। यहीं से इनसे एक सवाल पूछा गया था कि प्रकृति के सुकुमार कवि किसे जाना जाता है, तो याद रखिएगा प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में सुमित्रा नंदन पंत को जाना जाता है। तो यहाँ पे कहता है कि इसका भावार्थ लिखना है तो आसान शब्द में लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति यानी दिया गया लाइन कवि सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा रचित कविता भारत माता से लिया गया है। ये कविता की शुरुआती पंक्ति है। गांव में बसने वाली इस कविता के माध्यम से कहा जा रहा है कि गांव में बसने वाली भारत माता आज धूल धूर्षित सस्य श्यामल बनकर उदासीन हो गई है। उनका आंचल आज मैला हो गया है। गंगा यमुना के निर्मल जल प्रदूषित हो गए हैं। इनके मिट्टी में पहले जैसी प्रतिभा और यश नहीं है। वह अपने दीन दशा पर उदासीन और काफ़ी ही ज़्यादा मलिन है। अब अगला सवाल कहता है कि सेन साहब कासू को विद्यालय पढ़ने के लिए क्यों नहीं भेजते थे। देखिए क्या होता है कि सेन साहब जो कासू था ना, ये सेन साहब का इकलौता बेटा था। अब जाहिर सी बात है जिसका इकलौता बेटा होता है ना जी, उसको इतना ज़्यादा प्यार दिया जाता है कि जाहिर सी बात है वो बिगड़ ही जाता है। तो कासू भी सेन साहब का इकलौता ही बेटा था। वो शरारती तो था ही और साथ ही वो गैर जिम्मेदार था, यानी कोई भी उसको जिम्मेवारी दे दी जाती थी तो समझता ही नहीं था कि भाई जिम्मेवारी भी कुछ कोई बात होती है ना जी। उसकी शिक्षा दीक्षा किसी अच्छे स्कूल में ना होकर कारखाने बढ़ई मिस्त्री के साथ होना, लोहा पीटने ठोकने इत्यादि से संबंधित काज सिखाया जाता था। अब जाहिर सी बात है जो व्यक्ति शिक्षा हासिल नहीं करेगा, शिक्षा दीक्षा पढ़ने स्कूल में नहीं जाएगा, तो उसका शिक्षा दीक्षा कहाँ पे होगा जी, तो कल कारखानों में होगा, किसी बढ़ई मिस्त्री के पास होगा, किसी लोहा ठोकने पीटने वाले इत्यादि के पास होगा। तो यही कारण था कि सेन साहब अपने बेटे कासू को पढ़ाने के लिए स्कूल में नहीं भेजते थे। अगला सवाल कहता है एक वृक्ष की हत्या कविता विश्व के किस समस्याओं को उजागर करती है। ये क्वेश्चन एक वृक्ष की हत्या चैप्टर से दी गई है। अब आसान शब्द में इसका आंसर लिखिएगा कि प्रस्तुत कविता में बदलते हुए परिवेश में दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जिस तरह प्रकृति का दोहन हो रहा है, उससे तो यही लगता है कि सारी दुनिया प्रकृति का स्वतः शिकार हो जाएगी। वृक्षों की अनाधून कटाई, बढ़ती हुई जनसंख्या, समुद्र के जल स्तर का ऊपर उठना, ये सब विनाश का ही तो सूचक है। वृक्ष हमारे मित्र हैं, फिर भी मनुष्य इसे निष्ठुरता पूर्वक काटते जा रहे हैं। आज मानव के पास आंख रहते हुए भी अंधा होते गया है। कभी इस समस्या से काफ़ी ही ज़्यादा चिंतित हो गया है। उसे लगता है कि दुनिया बहुत ही जल्द समाप्त होने वाली है। एक दिन ऐसा आएगा जब इस सृष्टि से मानव का विनाश हो जाएगा। वृक्ष को काटना अपने आप को मृत्यु के मुंह में डालने के जैसा है। ठंडी छांव देने वाला वृक्ष आज मनुष्य के निष्ठुरता पूर्वक उनके स्वार्थ के कारण काटे जा रहे हैं। अतः अंत में कवि ये कहना चाहता है कि यदि समय रहते हुए इस समस्या से निजात यदि नहीं पाया गया, इस समस्या से बचने का कोई भी तरीका नहीं अपनाया गया, तो एक दिन ऐसा आएगा जब जीव जगत स्वतः समाप्त हो जाएगा और इस पृथ्वी से मानव कल्याण का सफाया हो जाएगा। अतः इस पाठ्य पुस्तक से हमें यही शिक्षा मिलती है कि पेड़ हमारे लिए प्रकृति का दिया हुआ एक अमूल्य उपहार है, जिसके आंचल में मनुष्य सदियों से पलता आ रहा है। अतः हमें थोड़ी सी स्वार्थ, लोभ, लालच, मोह माया के चक्कर में पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए, उसकी हमें रक्षा करना चाहिए। अब चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि सातकोड़ी होता ने अपनी कहानी का शीर्षक ढहते विश्वास ही क्यों रखा था। आसान शब्द में बता दीजिएगा कि रचना भाव का मुख्य आधार शीर्षक होता है। रचना भाव का मुख्य आधार क्या होता है जी, तो शीर्षक होता है। शीर्षक रचना की गुरुत्वता एवं व्यापकता को प्रतिलक्षित करता है।
शीर्षक का चयन मुख्यतः घटना पात्र, घटना स्थल, उद्देश्य एवं मुख्य विचार बिंदु के आधार पर करता है। विद्वानों के अनुसार शीर्षक की सफलता औचित्य एवं मुख्य विचार, सार्थकता उसकी लघुता एवं भाव व्यंजना पर निर्भर करती है। आलोच्य कहानी का शीर्षक इस कहानी के मुख्य चरित्र से जुड़ा हुआ है। पूरी कहानी पर लक्ष्मी का व्यक्तित्व एवं कृतित्व छाया हुआ है, यानी इस कहानी में लक्ष्मी के व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है। महानता करने वाली लक्ष्मी पति से दूर रहकर भी अपना भरण पोषण करती है। पति द्वारा भेजी गई राशि से उसका घर का खर्चा नहीं चलता है, अतः वह तहसीलदार साहब के घर में आकर बेटा बेटी का पालन पोषण करती है। उस गांव में बाढ़ आने के भय से लक्ष्मी हमेशा भयभीत रहती है। उसके गांव के लोगों को जैसे आत्मविश्वास खो जाता है। हालांकि शायद लेखक का मन बैठ गया। अंततः उपयुक्त दृष्टांतों से यह स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत कहानी का शीर्षक सार्थक एवं समीचीन था। अब देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद पप्पाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाती थी। बड़े बड़े डॉक्टर आदेश दे रहे थे कि भाई पप्पाती को अस्पताल में भर्ती कराइए, लेकिन क्यों नहीं हो पाती थी। यही से सवाल मैट्रिक एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पप्पाती किस रोग से ग्रसित थी, तो याद रखिएगा मेनिंजाइटिस रोग से ग्रसित थी। देखिए अस्पताल में कर्मचारी खानापूर्ति करने में व्यस्त थे, यानी कर्मचारी का जन्म करते हैं। सरकारी अस्पताल में जाइएगा ना जी, तो जितना प्राइवेट में आपको सुख सुविधा मिलता है उसमें प्राइवेट उतना ही आपको सरकारी में नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ के जो कर्मचारी होते हैं अपने खानापूर्ति करने में व्यस्त रहते हैं। उनके हृदय में मानवता सहिष्णुता का भाव ही नहीं रहता है, उनके हृदय में इंसानियत की भावना ही नहीं रहती है। गरीब तबके के लोगों पर उनका कोई भी ध्यान नहीं रहता है। हर कर्मचारी अपना काम दूसरे पर सौंप देते हैं। बेड खाली ना होने का बहाना बनाकर पप्पाती को सुबह लाइन में खड़े रहने के लिए कहा जाता है। अस्पताल प्रशासन के लापरवाही के कारण ही पप्पाती अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाती है। तो इस प्रकार से यदि इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आशा करते हैं आप आसानी तरीके से क्वेश्चनों का आंसर देने में सक्षम हो गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा 10वीं कक्षा के हिंदी का ऐसा इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। आशा करते हैं कि आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम VVI क्वेश्चन का वीडियो सबसे पहले देख सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।